नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपको ट्रेड के लिहाज से आपको पूरे दिन कैसे सेटअप तैयार करना है इससे भी आपको अपडेट देते हैं। लेकिन आज कमोडिटी नाउ में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी है LKP सिक्योरिटीज से, तरुण सत्संगी है तरुणसत्संगी.com से, साथ ही अनिल घनवत है जो शेतकारी किसान संगठन के हेड है, प्रेसिडेंट है, यहाँ पर महाराष्ट्र का FPOs है, और साथ ही योगेश द्विवेदी भी होंगे जो मध्य भारत FPO से होंगे। आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कमोडिटी मार्केट की 10 बड़ी खबरें। बात होगी सोने के साथ, जहां पर आज तेजी है, लेकिन ट्रेजरी यील्ड बढ़ने की वजह से ऊपरी लेवल पे दबाव है, यानी बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ रही है, हल्की तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी यही कहानी है। US में 10 ईयर यील्ड 5 साल में सबसे ज्यादा हो 5 साल में सबसे ज्यादा हो गया। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो पूरे चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में जिस तरह की चिंता है, एवरग्रांडे को लेकर चिंता है, महंगाई भी बढ़ने की आशंका है, उसका यहाँ पर असर है। चौथी खबर नेचुरल गैस को है, गैस को लेकर है, जहाँ पर यूरोप में अब गैस प्राइस में धीरे धीरे नरमी आ रही है और स्टोरेज भी अब ज़्यादा है, तो इसका यहाँ पर दबाव दिख रहा है। कॉपर की अगर बात करें तो चीन से मांग घटने की आशंका है। छठी खबर है वो है बेस मेटल्स को लेकर ही, और वो है जिंक, जहां पे चीन में कमोडिटी मार्केट में रेगुलेशन लागू हो गया है। कई तरह से वहां पे पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है ताकि कमोडिटी प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। निकल की अगर बात करें तो चीन के प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर जिस तरह से चिंता है, तो ऐसा लग रहा है कि निकल की डिमांड कम रहेगी। एल्युमिनियम, चीन में पावर संकट कम करने पर फोकस बढ़ गया है, तो लग रहा है कि धीरे धीरे उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी पावर कंज्यूम होता है एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में, तो उससे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर आगे सप्लाई बढ़ सकती है। अगर एग्री मार्केट की बात करें तो क्रूड पाम तेल, जहाँ मलेशिया का एक्सपोर्ट 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में 14% से ज़्यादा कम हो गया है, तो ये एक खबर है कि सप्लाई कम रह सकती है, इस वजह से वहाँ से एक्सपोर्ट अब कम हो रहे हैं। कैस्टर की अगर बात करें तो बुआई एरिया कम हुआ है। तो ये 10 बड़ी खबरें थी जिन पर आप पूरे दिन नजर रख सकते हैं। चलिए, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी हाल में बंद किए गए चना और सरसों वायदा पर। जिस तरह से बैन लगाए गए थे, उसके बाद से किसान संगठन और कई सारे FPOs ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि फ्यूचर्स तो बैन किया गया, ये तो सही था, लेकिन ऑप्शंस क्यों बंद कर गए? क्योंकि FPOs की मदद से कई सारे ऐसे किसान थे जो पुट ऑप्शंस खरीद के अपने फसलों में भाव में जो गिरावट आती उसके नुकसान को कम कर रहे थे। ये इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल घनवत है जो शेतकारी किसान संगठन के प्रेसिडेंट है। सर, स्वागत है ET नाउ स्वदेश पे। अनिल जी, सर आपका क्या रिएक्शन है? क्या ये सही फैसला था सेबी का कि अब सरसों और चना के वायदा को बंद कर दिया गया और खास करके ऑप्शंस बंद किए गए? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत फैसला है। इस फैसले से किसान को मुनाफा कमाने का जो भी एक अवसर होता है वही खत्म हो जाता है। तो ऑप्शंस में हम ये सोइंग के टाइम ही उसके हार्वेस्टिंग के टाइम का वो उसका रेट फिक्स कर देते हैं, तो उसमें होने वाला जो नुकसान है अगर दाम गिरते हैं तो वो कवर हो जाता है। इस तरह से अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके मार्केट को डिस्टॉर्ट करती है तो उसको किसान को ही भुगतना पड़ता है। अल्टीमेटली किसान को अगर कर्जा चुकाना है तो उसको उसका खर्चा निकल के कुछ मुनाफा होना चाहिए, और जब ऐसे अवसर आते हैं मुनाफा करने के, सर आप भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके इसको बर्बाद कर देती है, तो ये बिल्कुल ही गलत फैसला है और हम इसका निषेध करते हैं। सर, तो आपने संज्ञान में लाए इस बात को लेकर आप लोगों ने चिट्ठी वगैरह लिखी थी सेबी को या सरकार को कि वापस से शुरू करना चाहिए, इससे सेंटिमेंट हर्ट होता है? ये तो पिछले बार किया था, लेकिन अभी तो नहीं किया है। गवर्नमेंट के समय आपने किया होगा जब चना वायदा बंद हुआ था तो। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो किसानों की भागीदारी कितनी थी ऑप्शंस के जरिए? अगर आपके संगठन की बात की जाए तो आपके यहाँ से क्या पुट ऑप्शंस वगैरह की खरीदारी हो रही थी? अभी तो जो FPOs बने हैं वो उसमें भाग ले रहे हैं, वो पुट ऑप्शंस डाल रहे हैं। लेकिन आम किसान तो वादा करके नहीं डालता, लेकिन जो भी बायर्स है किसानों से उनका भी मार्केट प्रॉफिट लॉस उस पे ही तय होता है। अगर उनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो किसानों को वो कैसे नीचे वो पर्कुलेट होगा? तो
तो जो भी किसानों से खरीदता है वो अगर उसको मुनाफा होता है तो उसको किसानों को वो शेयर करता है, उसको ही घाटा होता है तो वो किसानों को क्या देगा। बिल्कुल। इसलिए ये मार्केट खुला होना चाहिए, इस तरह की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल इस तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से एनसीडीएक्स लगातार कोशिश कर रहा था, नए नए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, और हमने देखा भी था कि पिछले साल नवंबर से लेकर और इस साल के फरवरी तक उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था कि ऑप्शंस को लेकर कैसे अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि किसान इसका रियल फायदा उठा सके और किसानों को एक सब्सिडाइज रेट पे प्रीमियम के भाव भी मुहैया कराए जा रहे थे। क्योंकि देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर किसान अगर 5,000 रुपए उनको लग रहा है कि अनुमानित भाव है, तो अगर भाव गिरने का उन्हें डर है तो नीचे की तरफ पुट ऑप्शन बाई कर लेते हैं, तो उनका एक प्राइस लॉक हो जाता है। अगर भाव गिर भी जाए तो उनको वो एक्सचेंज पे वो माल वहां पर डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक फायदा था, और जिस फायदे से काफी नुकसान हो गए इस और ऐसे दौर में जब हम पूरे पूरे एग्री इंडस्ट्री पे हमारा फोकस है, उसके बाद हम अगर इस चीजों ऐसे फैसले लेंगे तो डेफिनेटली इससे सेंटिमेंट हर्ट होगा। सर, इसके बाद आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स वगैरह आपके संगठन थे, उन लोगों का कैसा रिएक्शन था? तो वो लोग तो सब नाराज है। जी जी। क्योंकि कुछ तो इनकम सिक्योर करने का एक जरिया है, और उसको ही अगर गवर्नमेंट खारिज कर देती है तो फिर अपने नसीब के ऊपर ही रहना पड़ता है। तो ये बिल्कुल बड़े तौर पे नाराजगी है किसानों में और एफपीओज में इस बात को लेकर। ओके, यानी एफपीओज और किसानों में बड़े तबके में नाराजगी है, क्योंकि धीरे धीरे उनके वो भी इन्फॉर्म्ड हो रहे थे और वो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको लेकर एक झटका लगा है। सर, तो आप क्या तैयारी है आगे? क्या आप सेबी को इस बारे में वापस से लिखेंगे और ये ऐसे सलाह देंगे कि इस तरह से अचानक से एब्रप्टली कोई भी डिसीजन ना ले, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी राय लेनी चाहिए जब भी वो कोई इस तरह के फैसले लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस बिजनेस में उनकी राय लेनी चाहिए। कम से कम 1-2 महीना पहले इसके बारे में सोच के डिस्कशन करके ही राय लेनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल एग्रीकल्चर ट्रेड से हट जाना चाहिए। बिल्कुल इसमें इस तरह का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, वो डिस्कशन के होने के बाद भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाता है। हमें इंटरनेशनली जो भी रेट चल रहे हैं उसमें खेलने दो। इस तरह से गवर्नमेंट अगर कंज्यूमर बायस मन में रख के हर बार हमारे फसलों के दाम गिराएंगे तो हम कमाएंगे कब? जी जी, तो अब चने के बारे में हुआ, मस्टर्ड के बारे में, प्याज के बारे में इंटरवेंशन होता है, अभी सोयाबीन के बारे में, ऑयल सीड्स के बारे में हुआ है। तो इस तरह से किसी न किसी तरह किसानों की फसलों के दाम गिराने का जो प्रयास गवर्नमेंट से हर बार होता रहता है, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है, इसको सुधारना चाहिए। ओके ओके, शुक्रिया। और इसके अवेयरनेस जी जी, बोलिए। मैं बता दूं आपको जी। किसान संगठन जब शरद जोशी थे तो करीब मुझे लगता है कि 2007-8 में हमने इसके बारे में वर्कशॉप्स लिए थे। एनसीडीएक्स के आदमी लाके हमारे कार्यकर्ताओं को ये एनसीडीएक्स सेंसेक्स में कैसे ऑपरेट करना है ये सिखाया गया था। बिल्कुल किसान के लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि किसान के बारे में कुछ जानकारी है नहीं। ओके ओके सर, हाँ जरूरी भी है, क्योंकि जिस मकसद के साथ शुरू किया गया था एग्री एक्सचेंज का मकसद यही था कि बेहतर प्राइस डिस्कवरी होगी, एक रिस्क मैनेजमेंट का एक बढ़िया सोर्स आपके पास होगा जहां आप अपने रिस्क को मिटिगेट कम कर सकते हैं। तो इन सारे विकल्पों को ध्यान में रखकर इसे शुरू किया गया था, और अचानक से इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो डेफिनेटली ये सही कदम नहीं है जो हमारे एग्री इंडस्ट्री को आगे ले जाने की बजाय पीछे की तरफ ले जाएगा। शुक्रिया अनिल जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और तमाम बहुमूल्य राय आपने ईटी नाउ स्वदेश पर रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दो और जानकार हैं। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं और तरुण सत्संगी है। आप दोनों का भी ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। जतिन जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में आज? मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड लग रहा है गोल्ड और सिल्वर के अंदर, स्पेशली गोल्ड के प्राइसेस की अगर हम बात करें तो एक रेंज बाउंड सेशन जो है वो डे ट्रेडिंग में देखने मिल सकता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक इंडाइसिस मूवमेंट के अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे, जिस तरह से मार्केट जो है वो रैली कर रही है। हायर साइड पे 47,700 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ रहेगा और लोअर एंड पे 47,300 47,400 सपोर्टिव जोन रहेगा। तो डे ट्रेडर्स से एडवाइस है कि 47,700 ऑन द हायर एंड एंड 47,300 ऑन द लोअर एंड, इस 400 पॉइंट की रेंज के अंदर ही प्ले करें। इसके विपरीत अगर कुछ ट्रेड होता है 47,700 के ऊपर या 47,300 के नीचे, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली जो है वो देखने मिल सकती है। लेकिन तब तक ये मार्केट जो है वो इसके अंदर रेंज बाउंड प्ले करता हुआ रहेगा गोल्ड का।
सिल्वर का ऑन दी अदर हैंड थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ देखने मिल सकता है, जिस हिसाब से मार्केट ने अच्छी खासी बढ़त जो है वो पकड़ के रखी है अक्टूबर महीने के अंदर। तो सिल्वर के दिसंबर वायदा में बाइंग की एडवाइस दूंगा। 65,100 के आसपास जो है वो बाइंग करना है। स्टॉप लॉस जो बिठाना है 64,800 का, और टारगेट कहीं ना कहीं 65,600 के आसपास रखना है। बेस मेटल के अंदर जो वीकनेस है उसके कारण ज्यादा बढ़त जो है यहाँ पे शायद ना देखने मिले आज के दिन में, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस जो स्टेबल हुए हैं और सिल्वर के अंदर जो अक्टूबर महीने में अच्छी खासी बढ़त चल रही है, उसके कारण मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर का प्राइसेस जो है वो यहाँ से आगे जाते हुए पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, सिल्वर में तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन अभी बेस मेटल में जिस तरह का दबाव बना है उस वजह से बहुत ज़्यादा तेजी इंट्राडे में नहीं दिख रही है। तो 65,600 रुपये के टारगेट के लिए आप चांदी खरीद सकते हैं। अगर गोल्ड में आपको ट्रेड करना है तो इन्होंने एक रेंज बता दिया है 47,300 से 47,700। आपको किस साइड ट्रेड करना है इस रेंज के हिसाब से आप तय कर ले। आपको खरीदना है तो नीचे की तरफ खरीद ले 47,300 के आसपास, बेचना है तो वापस निकलने की कोशिश करें। जब तक इस रेंज में है इस रेंज को देखें, अगर रेंज को ब्रेक करता है, अगर ब्रेकआउट होता है, तब आप अपनी नई पोजीशन उस हिसाब से बना सकते हैं। तरुण जी, आपकी राय क्या होगी गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए? हाय विशु मोहन जी, आई थिंक मार्केट जैसे कि मेरे कलीग ने कहा कि काफ़ी साइडवेज हो चुका है, मोर और लेस सेम रेंज है। गोल्ड 47,200 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है एंड साइमल्टेनियसली 47,650 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। आई थिंक जब तक इस रेंज में जब प्राइस 47,350 से 300 के आसपास है तो बाय किया जा सकता है, कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो 47,199। मुझे ऐसा लगता है इस रेंज में 47,650 तक देखने को मिल सकता है। और आई थिंक जिस तरीके से रिसेंट आउटब्रेक ऑफ कोविड केसेस हुए हैं ईस्टर्न यूरोप के कुछ नेशंस के अंदर साइमल्टेनियसली, रशिया के अंदर एंड चाइना के अंदर, वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है फॉर शॉर्ट टर्म ओनली। और साइमल्टेनियसली अभी मार्केट एक्चुअली चॉपीनेस कंटिन्यू करेगा क्योंकि नवंबर 1 और 2 को ओपेक का यूएस फेडरल बैंक का मीटिंग है। अगर उसमें वो टेपरिंग के बारे में कुछ चर्चा करते हैं तो फर्दर क्लू वहाँ से मिलेगा। अंटिल देन आई थिंक साइडवेज एक्टिविटी जो है इस काउंटर के अंदर कंटिन्यू करेगी। सिल्वर की बात किया जाए, आई थिंक थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर कंपेयर टू गोल्ड, एंड कंसीडरिंग दिस मैं इसको बाय करना प्रेफर करूंगा ऑन डिप्स अराउंड 64,000 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 66,000 तक प्राइस देखे जा सकते हैं जो कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। फर्दर रैली इसके ऊपर प्राइस जाएंगे तभी देखने को मिलेगी। यानी राय बिल्कुल दोनों ही जानकारों की साफ है। चांदी पर दोनों ने जानकारों ने खरीदारी की जो राय दी है उसमें उन्होंने 65,600 का टारगेट दिया था और ये दे रहे हैं 66,000 का टारगेट दे रहे हैं, और 64,500 रुपये पर आपको खरीदनी है चांदी, और 64,000 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना है। और गोल्ड में इनका भी वही रेंज बाउंड ट्रेड की उम्मीद लगाई जा रही है, और जो उन्होंने 47,300 से 47,700 का जो रेंज दिया था उस रेंज में ही ट्रेड करने की सलाह तरुण जी भी दे रहे हैं। तरुण जी की जो बाइंग है 47,330 के लेवल पे और 47,650 का टारगेट दे रहे हैं, जो अपर रेंज के आसपास जतिन जी के हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल में, जहां पर एमसीएक्स पे तो आज हल्की तेजी है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दबाव दिख रहा है। तरुण जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में पोजिशनल व्यू और इंट्राडे के लिए क्या करें? सर्टेनली हमने कल प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है जिस तरीके से कोविड के केसेस रशिया और ईस्टर्न यूरोप और चाइना में आउटब्रेक हुए हैं फर्दर। लेकिन आई थिंक ये जो डिमांड कंसर्न रहेगा वो शॉर्ट टर्म रहेगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक ये वेल प्राइस्ड इन इवेंट हो चुका है। फॉर सम टाइम नाउ हो सकता है कि WTI ऑयल के प्राइस $80 से $84 के बीच में होवर करते हुए नजर आए। फर्दर करेक्शन तभी आएगा जब $80 के नीचे प्राइस स्लिप करेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में भी 6050 से 63 का एक रेंज बना हुआ है जिसमें हमने रिकरिंग वे में 6100 के आसपास बाय आते हुए देखा है। साइमल्टेनियसली इस वीक की बात करें तो 6300 पर सेल आते हुए देखा है। आई थिंक मेजर ट्रेंड अभी भी अप है जिस तरीके से सप्लाई टाइटनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6040 डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर प्राइस ब्रेक नहीं करेंगे, $80 के नीचे अगर नामेक्स में नहीं जाएंगे, तो आई थिंक एनी टाइम हम 6080 के आसपास से बाय आते हुए देखेंगे। मैं बाय करना प्रेफर करूंगा 6080 से 6085 के बीच में। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 6040 और टारगेट प्राइस ऑफ 6250 और 6300। ओके, यानी खरीदारी की सलाह है 6,250 रुपये के टारगेट के लिए 6,040 का स्टॉप लॉस लगाना है। जतिन, आप क्या मानते हैं क्रूड में, आप भी खरीदना ही चाहेंगे? हाँ, ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो यस पॉजिटिव है। वीकनेस जो है वो कहीं ना कहीं एक टेम्पररी लग रहा है कि जो हायर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग रैली जो है वो देखने मिल रही है हम हायर लेवल्स।
लेकिन डे ट्रेडर्स को मुझे लग रहा है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है उसके साथ ही जाना चाहिए, जो बुलिश ट्रेंड है क्रूड ऑयल के अंदर। चांसेस हैं कि मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा बहुत विपरीत ट्रेड कर सकता है, जिस हिसाब से कोविड के नंबर्स फिर से ग्लोबली थोड़े बहुत एस्केलेशन हो रहे हैं, तो उसके कारण से बिजनेसेस पे अफेक्ट होते हुए आगे की प्रोजेक्शंस के हिसाब से थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकती है। तो हाई रिस्क ट्रेडर्स जो है उनको ही मैं एडवाइस दूंगा कि ट्रेड करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 6130 6100 के बीच में जो है वो एक्यूमुलेशन जोन है, बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस जो बिठाना है 6080 के नीचे बिठाना है कहीं ना कहीं, और जो टारगेट रखना है वो कहीं ना कहीं 6200 के आसपास प्लेस करके चलना है फॉर डे ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स जो है उनके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 5880 का। जब तक 5880 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक लॉन्ग पोजीशंस जो है वो होल्ड कर सकते हैं। जहां तक ये लेवल्स ब्रीच नहीं करते हैं तब तक इस कमोडिटी के अंदर कोई बड़ी सेलिंग जो है वो दिख नहीं रही है, क्योंकि 5880 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो ब्रेंट में भी उसके साथ में अच्छे खासे लेवल्स ब्रीच करेंगे, फिर एक रिवर्सल जो है वो ट्रेड देखने मिलेगा। तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की एडवाइस रहेगी। ओके, लॉन्ग टर्म में आपको होल्ड करने की सलाह है। और 6200 का टारगेट है जतिन जी का, 6250 तरुण जी का। चलिए नेचुरल गैस पे बात कर लेते हैं, जहां पर काफ़ी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। हालांकि आज हल्की तेज़ी दिख रही है, लेकिन फंडामेंटल्स भी काफ़ी मिले जुले हैं। ये पिछले हफ्ते यूएस में गैस की सप्लाई बढ़ी है, यही के जो नए डेटा आए हैं। यूएस में सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में उत्पादन भी ज़्यादा हुआ है। हालांकि आज हल्की तेज़ी है और इस हफ्ते यूएस में गैस डिमांड भी ज़्यादा है। साथ ही ये खबर ये है कि यूएस से मैक्सिको को गैस एक्सपोर्ट बढ़ा है। तरुण जी, नेचुरल गैस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लेगर्ड रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई अभी हमने देखा है कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाई है एंड डिमांड भी थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। लीन पीरियड है बेसिकली अक्टूबर। अब विंटर डिमांड आएगा जो कि सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में आना चालू होता है और आई थिंक मोस्ट ऑफ मार्च तक रहता है। तो आई थिंक इसमें अब जो डिमांड साइड स्टोरी जो डेवलप होगी वो विंटर सीजन में डेवलप होगी। बट अभी भी क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए सप्लाई अभी भी टाइट है, और टाइट सप्लाई के साथ अगर विंटर स्टार्ट होता है और हल्का सा भी अगर विंटर बिलो नॉर्मल होता है तो सर्टेनली इस कमोडिटी के अंदर काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म की बात किया जाए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 360 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रही है ये कमोडिटी इन द डोमेस्टिक बोर्सेज। मुझे ऐसा लगता है 360 के नीचे स्लिप नहीं करेगा तो हो सकता है 370 या उसके नियर बाई ट्रेजेक्ट्री से फर्दर बाइंग देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मिक्स्ड बाउट ऑफ न्यूज़ आ रही है। तो सर्टेनली जो रैली आएगी वो लिमिटेड ही होगी और वो कहीं ना कहीं वो फिजल आउट होते हुए नजर आएगी 425 430 के आसपास। मैं इस स्ट्रेटेजी को कंसिडर करते हुए 370 या नियर बाई आएगा मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। 360 बिलो मेरा स्टॉप रहेगा एंड जब भी प्राइस 420 430 के आसपास आएंगे मैं इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूंगा। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, इंट्राडे के हिसाब से हमने रिकमेंड नहीं की है। ओके, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है नेचुरल गैस को लेकर। आपका व्यू सर नेचुरल गैस पर जतिन? मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है। ओके, फिलहाल तो हम इसके अंदर अवॉइड करने का ही सलाह दे रहे हैं। फिलहाल हम इसके अंदर कोई भी बाय या सेल कॉल्स तो रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। मार्केट के अंदर एक बड़ी एक्शन जो है वो ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में हो चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, प्राइजेस को थोड़ा सेटल होने देना चाहिए। एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद अगर कोई ट्रेंड पकड़ता है तो ज़्यादा फेवरेबल रहता है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहता है, उसके अंदर रिस्क भी जो है वो कम रहती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेड जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है अगर बेस फॉर्मेशन के बाद कोई चाल पकड़ता है तो एज ऑफ नाउ उसको एक बेस पकड़ने दीजिए, एडवाइस यही है मेरा। दूसरी कमोडिटीज जहाँ पे ट्रेंडिंग है वहाँ पर फोकस कीजिए, जैसे कि बेस मेटल्स हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं और बुलियंस प्राइस। ओके, तो ये व्यू है उनका। लेकिन चलिए बेस मेटल्स की बात करनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं कि चीन के प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर दिक्कतें लगातार बनी हुई है। एवरग्रांडे ने हालांकि 23 सितंबर को 8.35 करोड़ डॉलर का बॉन्ड का ब्याज का भुगतान भी किया था। फेड बोर्ड ने, अब एक खबर ये भी आ रही है कि फेड बोर्ड ने इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ खरीद पर रोक लगा दी है, वो एक्टिव ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे हैं। साथ ही सप्लाई की दिक्कतों की जो दिक्कतें पूरे ग्लोबली जो चल रही है उस पर और उसका पूरे ओवरऑल ग्रोथ पर असर दिख रहा है। साथ ही हाइड्रोकार्बन से अब पूरे ग्लोबल शिफ्ट अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ बड़ी खबरें हैं जो तमाम एनर्जी मार्केट, बेस मेटल्स के मार्केट पर असर डाल रहे हैं। तरुण जी, बेस मेटल्स में अगर कुछ चुनना हो तो आप क्या करेंगे, या बाई करेंगे या सेल करेंगे, और क्या टॉपिक होगी आज के लिए?
लास्ट वीक तक बेस मेटल में एक तरफा तेजी थी, हमने देखा काफी उम्दा रिटर्न्स आए। इवन जिंक ने लास्ट वीक इटसेल्फ 17% का रिटर्न दिया, जो कि लास्ट वीक तक 30% मंथ टिल डेट का रिटर्न दे चुका था। इस हफ्ते वॉलेटिलिटी हमने देखी, साइमल्टेनियसली करेक्शन आया जब लंदन मेटल एक्सचेंज ने अपने रीसेंट स्टेप अनाउंस किए, लाइक उन्होंने लैंडिंग रूल्स में अमेंडमेंट किए। साइमल्टेनियसली जो बैकवर्डेशन था हमने डेरिवेटिव फ्यूचर्स के अंदर बढ़ते हुए देखा था, वो उसको कर्व करने के लिए उन्होंने बैकवर्डेशन का लिमिट लगाया। साइमल्टेनियसली डिलीवरी को भी उन्होंने डेफर किया। इसके चलते क्या हुआ, जो कॉपर कैश टू 3 मंथ का बैकवर्डेशन था अराउंड $1180 पर टन, वो घट के हमने कल $250 तक आते हुए देखा। आई थिंक कहीं ना कहीं क्लियर एक्सचेंज भी चाहता है कि ये वो वॉलेटिलिटी कर्व हो। चाइना की तरफ से भी रीसेंट मेजर्स अनाउंस किए गए टू कर्व द वॉलेटिलिटी, जिसकी वजह से हमने देखा कि हाई से काफी अच्छा सेल ऑफ आया। जिंक जो कि 330 के आसपास था, अभी 280 के आसपास चल रहा है। कॉपर जो 810 था वो अभी 765 के आसपास चल रहा है। एंड डिटो हमने देखा निकल जो कि 2 दिन पहले 1640 का हाई लगाया, कल हमने उसमें 5% का करेक्शन आते हुए देखा। आई थिंक हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, जो कि न्यू नॉर्मल रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म। एंड अभी अगर बात किया जाए तो बायस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए सेल ऑन राइज का टिल्टेड रहेगा, बट क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है तो अगर सेल ऑन राइज अगर कोई करता भी है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि अगर कभी भी टर्न अराउंड होता है और मेजर ट्रेंड को रिज्यूम अगर मार्केट करता है तो आई थिंक हैवी लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं एक्चुअली शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन है उसको रीप करने के लिए कॉपर अगर मुझे 778 780 के आसपास मिलेगा तो सेल करना प्रेफर करूंगा। 783 वुड बी माय स्टॉप लॉस, उसके ऊपर चलेगा तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड कॉपर में नहीं देखने को मिलेगी। एंड मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में बिफोर फाइंडिंग एनी बॉटम 755 या उसके आसपास कॉपर के प्राइस आने चाहिए। यानी कॉपर अगर उनको 778 के आसपास मिलता है, हालांकि अभी उस भाव से काफ़ी नीचे है, 15 रुपये नीचे है, अगर वो भाव मिलता है तब ये बेचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनको बेहतर नहीं लग रहा है। जतिन, अगर आपको कोई एक बेस मेटल चुनना हो अगर ट्रेड के लिए आज के लिए, तो आप क्या चुनेंगे? इनफैक्ट मेरा भी कॉपर में ही ट्रेड था डे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन ऑलरेडी टारगेट जो है वो आ चुका है। अभी पिछले आधे एक घंटे में बहुत अच्छी खासी सेलिंग जो है वो हायर लेवल से देखने मिल चुकी है। थोड़े लेवल्स जो है वो रिवाइज कर देता हूँ। टॉप पिक अभी भी कॉपर में ही रहेगा, सेल की रणनीति अपना के चलना है कॉपर के अंदर ही। लेवल्स खाली थोड़े बहुत रिवाइज कर रहा हूँ मैं। 766 767 के आसपास प्राइजेस मिलते हैं फिर से, तो वहां पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। स्टॉप लॉस जो बिठाना है 771 के ऊपर बिठाना है, और डे ट्रेडर्स के हिसाब से टारगेट जो है वो 760 के आसपास रख के चलना है। सभी बेस मेटल के अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी का रुझान चल रहा है कुछ पिछले सेशन से, 1-2 दिनों से अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग जो रैली चल रही है वो आई थिंक और थोड़ी बहुत कंटिन्यू हो सकती है। लोअर लेवल्स पे जब बेस फॉर्मेशन करना शुरू करेगा उसके बाद ही बाइंग की अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अभी फिलहाल कोई भी बेस मेटल के अंदर बाइंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। हायर लेवल्स पे सेल की ही रणनीति अपनाकर ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर। ओके, बिल्कुल 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 जतिन, तो आपको हायर लेवल पे सेल के ही मौके ढूंढने हैं। 780 पे उन्होंने बोला था जतिन जी ने, सॉरी तरुण जी ने, और इनका सेल कॉल है 766, यानी आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। यहाँ से 3 रुपये ऊपर सेल कर सकते हैं 760 के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा 771 का। और तरुण जी का जो कॉल था सेल का वो 778 के आसपास का था। शुक्रिया तरुण जी आपका भी और जतिन आपका भी, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल